फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड है। वो मिक्स मार्शल आर्ट्स बना है। 15-20 साल से इस पे काम हो रहा था। अब पिछले 1-2 सालों से ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। मिक्स मार्शल आर्ट्स पे पिछले 8-10 साल से हम काम कर रहे थे, लोकल लेवल पे इवेंट्स कर रहे थे, बट इसको एक प्लेटफॉर्म में लाना ज़रूरी था। कलेक्टिवली कोई काम नहीं हो रहा। पूरी दुनिया में जो नेशनल लेवल पे फेडरेशन जो अप्रूव हो रही हैं वो एमेच्योर की हो रही हैं। जो चीज़ें वो कर रहे हैं, अगर वो हम थोड़ा सा अडॉप्ट कर लें तो हमारा मुल्क जो है वो बड़ा आगे चला जाए। मेरा ख्याल है हमें बैठना पड़ेगा। जहाँ तक हम कर सकते हैं हम स्पोर्ट्स के जरिए इन दोनों मुल्कों को भी इकट्ठा करें। अगर आप 50 के हो गए, आज किसी लेबोरेटरी में जाएं और बोन डेंसिटी मिनरल टेस्ट करें। एक साल इमरान खान के साथ ट्रेनिंग की है शेप्स में। इमरान खान को मैं बड़ा आइडियलाइज करता था फिटनेस। एक दिन भी अगर आपने एक्सरसाइज नहीं की, अब आपका डाउनफॉल बड़ा तेजी से। तो अब आपने अपने आप को किसी का मोहताज नहीं करना। जब आप ग्रोइंग एज में हैं तो कार्ब्स आपकी ज़रूरत है। जब आप डिक्लाइनिंग एज में हैं तो अब आप कार्ब्स आपका दुश्मन है। सब कॉन्टिनेंट में रोटी से सालन लगा के खाई जाती है। इस पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा। अंधेरे में खाना ना खाएं। स्लीपिंग और डाइजेशन ये दोनों एक साथ नहीं होनी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू दी हार्ड नॉक शो। मैं हूं आपका होस्ट वजाहत और आज जो मेरे साथ जो हस्ती हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है और बहुत लंबे अरसे से इनका भी हम वेट कर रहे थे कि वो हमें शो पे ज्वाइन करें। तो आज जनाब हमें ज्वाइन किया बाबर राजा साहब ने। बाबर राजा जो हैं वो पाकिस्तान मिक्स मार्शल आर्ट फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं और एग्री टूरिज़म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन भी हैं। अब ये दोनों चीज़ें मतलब पाकिस्तान मिक्स मार्शल आर्ट फेडरेशन जो कि लोगों को मार्शल आर्ट्स की तरफ जो है वो रागिब कर रहे हैं, लोगों में मिक्स मार्शल आर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं और साथ साथ जहां उनकी फ़िटनेस के ऊपर उनकी तवज्जो देने की तरफ पूरा गौर है, साथ साथ एग्री टूरिज़म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो कि लोगों की खुराक पे मतलब फ्रॉम फार्मर टू द फॉर्क, मतलब किसान से लेके आपके प्लेट तक जो खुराक है वो कैसे प्योर हो और उसको किस तरह से एग्रीकल्चर को किस तरह से टूरिज़्म में कन्वर्ट किया जाए, उसके ऊपर बहुत अरसे से भी काम कर रहे हैं और बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। तो हमारी आज खुशकिस्मती है कि हमारे साथ आज बाबर राजा मौजूद हैं। आज हम इनसे बहुत से क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर आज हमने ये शो भी रखा है वो है एजिंग के बारे में। मतलब जो हम पाकिस्तान में अगर देखा जाए, हमारे लोकेलिटी में देखा जाए तो हम लोगों की एज फैक्टर जो है, मतलब एज सिम्टम्स जो है कह लें या एज के जो असरात होते हैं वो बड़ी अर्ली एज में आना भी शुरू हो जाते हैं लोगों को। या उसकी क्या रीज़न, आई डोंट नो, फूड है, लाइफस्टाइल है, वो हम बाबर भाई से पूछेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डू मैं बाबर भाई को वेलकम करूँगा। बाबर भाई, थैंक यू सो मच आने के लिए, थैंक यू वजाहत, आपने बुलाया। और जिस तरह से आप मैंने अभी आपका इंट्रोडक्शन भी कराया तो उसके अंदर दो चीज़ें थी कि फ़िटनेस और लाइफस्टाइल। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो भी यही है कि एजिंग जो है वो क्या है, क्यों उसके क्या सिम्टम्स हैं, क्या कॉजेज़ हैं और उसको किस तरह से हम लोग मतलब एंटी एजिंग किस तरह से कर सकते हैं। सो उसके हवाले से मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपसे आज करने हैं, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप मुझे ये बताइएगा कि आपका जो मिक्स मार्शल आर्ट्स के अंदर आपका जो एक इतना बड़ा माशाल्लाह से एक कैरियर है, एक इतना बड़ा पोर्टफोलियो है, वो आपका कैसे स्टार्ट हुआ था और आप कैसे इसके अंदर आए थे? मिक्स मार्शल आर्ट्स बेसिकली तमाम मार्शल आर्ट्स को जब आप इकट्ठा करते हैं, जिसमें ग्राउंड गेम्स हैं, जुजित्सु, ग्रैपलिंग, जिसके अंदर तमाम रेसलिंग मुख्तलिफ़ किस्म की मुख्तलिफ़ मुल्कों की, और उसके साथ फिर स्ट्राइकिंग है, किक बॉक्सिंग, उसके अलावा आपके मेजर जितने भी मार्शल आर्ट्स हैं उन सब का जब आप इकट्ठा करते हैं तो अब जो फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो मिक्स मार्शल आर्ट्स बना है। अच्छा। कुछ सालों में तकरीबन कोई 15-20 साल से इस पे काम हो रहा था, लेकिन अब पिछले 1-2 सालों से ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है और इसकी ज़रूरत हमने पाकिस्तान में देखी और पाकिस्तान में हमने मिक्स मार्शल आर्ट्स फेडरेशन बनाई आज से 4 साल पहले। लेकिन मिक्स मार्शल आर्ट्स पे पिछले 8-10 साल से हम काम कर रहे थे, लोकल लेवल पे इवेंट्स कर रहे थे, कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स हमने किए, बट इसको एक प्लेटफॉर्म में लाना ज़रूरी था, जिसकी वजह से पाकिस्तान में चूँकि मिक्स मार्शल आर्ट्स पे इंडिविजुअली काम हो रहा था, कलेक्टिवली कोई काम नहीं हो रहा था, तो वो एक हमने एक फेडरेशन बनाई, एक प्लेटफॉर्म बनाया। उसकी बेस पे हर साल हम एक नेशनल चैम्पियनशिप कराते हैं। मिक्स मार्शल आर्ट्स जो है उसके अंदर 2 किस्में हैं, एक अब तो तीसरी भी है, एक यूथ की है जो 17 साल से नीचे के बच्चे हैं उनके लिए। अच्छा। एक है ये भी डिफरेंट है, डिफरेंट फेडरेशंस का जो इंटरनेशनल फेडरेशंस है। इसके बाद एक एमेच्योर एमएमए है। एमेच्योर बेसिकली वो एमएमए है जिसके अंदर हम कुछ सेफ्टी का ख्याल रखते हैं। पूरी दुनिया में जो नेशनल लेवल पे फेडरेशंस जो अप्रूव हो रही हैं वो एमेच्योर की हो रही हैं। फिर इसके साथ एक प्रोफेशनल एमएमए है। प्रोफेशनल एमएमए बेसिकली सबसे ज़्यादा फेमस हो रहा है, उसकी वजह यह है कि इसमें एक ड्रामा है, इसमें एक्चुअल फ़ाइट्स हैं।
एक WWE के नाम पे जो रेसलिंग फेमस हुई थी काफ़ी, जो जी जी आजकल भी, लेकिन ये है कि अब वो सबको पता चल रहा है कि वो फेक थी उनके लिए चीज़ें। तो ये एक रियल फाइट है, बट इसके अंदर सेम ड्रामा है, और ये दुनिया के अंदर सबसे पॉपुलर गेम है जो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। बिल्कुल ठीक है। तो पाकिस्तान में इसको हमने स्टार्ट किया, नेशनल चैम्पियनशिप 2 करा ली हैं, वाह, अब तीसरी नेशनल चैम्पियनशिप की तरफ जा रहे हैं, वाह वाह, वो भी होने लगी है। ज़बरदस्त। इसके साथ साथ हमने प्रो सीरीज़ शुरू की हुई है IFT के नाम पे। बेसिकली उसका मकसद ये है कि हम जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनको दोबारा अपने साथ उनके साथ एक स्पोर्ट्स के ज़रिए दोस्ती का रिश्ता जोड़ें, और उसमें हमने एक पाकिस्तान अफ़गानिस्तान किया है, जिससे हमें काफ़ी फ़र्क पड़ा है, बड़ा अच्छा रिस्पांस आया। अफ़गानी भाई कुछ हमसे नाराज़ थे, वो भी दोस्तियाँ दोबारा शुरू हो रही हैं। और उसके साथ अब 8 जुलाई को हम पाकिस्तान ईरान करने लगे हैं। अरे वाह माशाल्लाह। ये भी इधर पाकिस्तान में हो रही है, और उसके बाद हमारा नवंबर में इंशाल्लाह इरादा है पाकिस्तान इंडिया का। अरे वाह। और इंडियन को हमने तो बस अपने सामने एक दुश्मन बना के रखा हुआ है, लेकिन जो चीज़ें वो कर रहे हैं अगर वो हम थोड़ा सा अडॉप्ट कर लें तो हमारा मुल्क जो है वो बड़ा आगे चला जाए। बिल्कुल। तो एक टेबल पे हमें, मेरा ख्याल है, हमें बैठना पड़ेगा, और जहाँ तक हम कर सकते हैं हम स्पोर्ट्स के ज़रिए इन दोनों मुल्कों को भी इकट्ठा करें, जो डिफरेंसेस हैं उनको एक टेबल पे बिठा के उसको हल करने की कोशिश करें, बिल्कुल, और एक अच्छी इन्वायरमेंट पैदा करें। बिल्कुल ठीक है। और बाबर भाई, इसके साथ साथ MMA के साथ साथ आप जो एग्री टूरिज़्म के ऊपर काम कर रहे हैं वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा कि उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या लेना है इससे। एग्रीकल्चर टूरिज़म बेसिकली पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल इकॉनमी है, और 70 से 75% हिस्सा जो पाकिस्तान का वो एग्रीकल्चर पे है। बट अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा था कि एग्रीकल्चर पे जिस हिसाब से हमारे नेबरिंग या दुनिया तरक्की कर रही थी, पाकिस्तान में ये नहीं हो रहा था। अच्छा। पाकिस्तान में एक फ्यूडल लॉट सिस्टम है, इन्होंने एक हारी का सिस्टम बना के रखा, इन्होंने एक अपना सिस्टम कुछ चंद फसलों तक महदूद रखा। प्रोग्रेसिव फार्मिंग नहीं हुई। गवर्नमेंट के लेवल पे हमारा इतना कोई अच्छा सेटअप है नहीं कि वो गांव-गांव जाके तहरीक चलाएं। तो हमने डिसाइड किया आज से 10-11 साल पहले कि हम पाकिस्तान के अंदर जो एग्रीकल्चर है इसको बेहतर कैसे करें, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो लोग हैं उनको कैसे बेहतर करें। और रिलेटेड तो सारे ही हैं, क्योंकि रोटी सब ने खानी है। जो लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड जिनका ताल्लुक नहीं है उन्होंने भी खाने हैं, तो उनकी खुराक कैसे बेहतर करें। जितनी इसके अंदर गलत प्रैक्टिसेस हो रही हैं उसको मेंशन किया जाए, उनको ऊपर लेके आया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए कि यार ये चीज़ ठीक नहीं है खाना, ये चीज़ ठीक है खाना। आपकी सब्ज़ी जो है वो कैसे ग्रो हो रही है, बड़ी चमकती हुई सब्ज़ी हमें शेल्फ पे नज़र आती है। जी बिल्कुल। पीछे वो क्या गटर के पानी से उसको पानी लगा रहे हैं, किसी केमिकल के पानी से पानी लगा रहे हैं, या वो साफ़ पानी से हो रहा है, या किसी हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, कोई ऐसी कोई चीज़ें उसके अंदर इस्तेमाल हो रही हैं, या आप किसी अच्छे ऑर्गेनिक फार्म से ले रहे हैं चीज़ें। तो एग्रीकल्चर टूरिज़म बेसिकली ये है कि हम फार्म्स को टूरिज़म साइट्स बनाते हैं, और आम बंदे को एक्सेस देते हैं कि वो फार्म्स पे जाए, और फार्म पे जाके अपने सामने देखे कि वो चीज़ें कैसे बन रही हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो हमारा फार्मर है उसकी इकॉनमी बढ़ती है। जो वो मंडी में फ़र्ज़ किया 20 रुपए किलो कोई चीज़ बेच रहा होता है, तो जब उसके फार्म पे लोग जाके लेते हैं तो वो 100 रुपये में बिकती है, और जो कंज्यूमर है उसको शायद वो 200 रुपये में मार्केट में मिल रही हो, उसको 100 रुपये में मिल जाती है और फ्रेश मिलती है। तो इस तरीके से फिर जो लोकल वहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स हैं, लोकल वहाँ के स्पोर्ट्स हैं, ये चीज़ें होती हैं। बेसिकली हम करते ही हैं कि हम जहाँ भी पाकिस्तान में कोई फसल तैयार होती है हम उसको सेलिब्रेट कराते हैं। अच्छा। एक मेला की सूरत में। ठीक है। और जब मेले में जब सब इकट्ठे होते हैं तो सारे के सारे जो इश्यूज़ होते हैं वो उसके अंदर उनके बारे में बात होती है, डिस्कस होते हैं, और उसके अलावा उनके हल का पता चलता है। फिर हम जॉइंटली मिला के, फ़र्ज़ किया अभी एक फार्मर है, अगर मैंगो का फार्मर है तो उसको एक ड्राइंग मशीन चाहिए। ठीक है। तो इंस्टेड के वो अकेला एक ड्राइंग मशीन खरीदे और दूसरा एक और ख़रीदे, हम कम्युनिटी डेवलप करके एक ड्राइंग मशीन उस एरिया में लगा देते हैं। वाह। तमाम मैंगोज़ वाले आके अपने ड्राई करते हैं और उसको सारा साल जो है उसको सेल कर सकते हैं। इसको वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक ठीक। ये डिहाइड्रेटेड मैंगोज़ होते हैं? डिहाइड्रेटेड होता है। फिर उसके मुख्तलिफ और तरीके हैं, जो आपने किस तरीके से इनको मैंगो के चिप्स लोग बना रहे हैं, केले के चिप्स बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। टमाटर को कैसे सुखाना है, टमाटर बिल्कुल फ्री में मिल रहा होता है जब सीज़न होता है, और बाकी सारा साल वो बड़ा महंगा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की तरफ लोगों को लेके आए हैं। उसके साथ साथ उनकी सेहत पे
उनकी तालीम पे, उनकी स्किल्स पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, वाह वाह, ज़बरदस्त बाबा भाई, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसके ऊपर हमें बल्कि एक प्रॉपर पूरी पॉडकास्ट हो सकती है कि जी एग्री टूरिज़्म को किस तरह से इंट्रोड्यूस भी कराया जाए, इसको प्रमोट किया जाए। एनीवे, आपने जो आज का टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं। मुझे ये बताइएगा कि जो एजिंग है, मतलब हमारे यहाँ ह्यूमंस में स्पेसिफिकली, वो उसकी क्यों होती है, मतलब उसकी जो इफेक्ट्स बहुत जल्दी सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं, वो क्यों आना शुरू हो जाते हैं, उसकी क्या रीज़न है? क्या डाइट रीज़न है, लाइफस्टाइल रीज़न है, क्या रीज़न हो सकती है उसकी पॉसिबल? इसमें डाइट का बड़ा मेजर रोल है, इसके साथ लाइफस्टाइल का बहुत ही मेजर रोल है। हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है। हमारी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने बड़ा एक अच्छा मौसम दिया हुआ है, जिसमें धूप भी आती है, रात को शाम भी होती है जी जी। और सुबह जल्दी होती है और रात पूरी अंधेरा होता है। इस सारे प्रोसेस को सर्केडियन रिदम कहते हैं। अच्छा। सर्केडियन क्लॉक भी कहते हैं। ठीक है। हमारे जिस्म में 8-8 घंटे के हिसाब से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि 8 घंटे की नींद, 7 से 8 घंटे की नींद बड़ी ज़रूरी है। ठीक है। जब सूरज निकलता है तो एक डिफरेंट हार्मोन निकलता है। ठीक है, अब उसने आपको एक्टिव करना है, उसने आपको काम पर लेके जाना है, उसने आप पे एनर्जी लेके आनी है। ठीक है, सुबह के वक्त ये है, शाम के वक्त एक डिफरेंट है हार्मोन, उसने बेसिकली आपको लोगों के साथ मिलाना है। ऑक्सीटोसिन हम इसको कहते हैं, लव हार्मोन कहते हैं। उसने अब लोगों के साथ आपको मिलाना है, मतलब शाम को आपकी एक सोशल लाइफ होनी चाहिए। ठीक है। रात को आपने सोना है। अच्छा। एक डिफरेंट हार्मोन रिलीज़ होता है जो बेसिकली आपके अंदर, बॉडी के अंदर पूरा एक ग्रोथ हार्मोन है जो पूरी बॉडी को रिपेयर करता है। अब अगर मैं रात को जागूंगा तो वो हार्मोन निकल के उस कोई काम नहीं कर सकेगा, क्योंकि मेरी बॉडी रेस्ट मोड में नहीं है। दिन वाला हार्मोन जिसने मुझे एक्टिव करना है, अगर मैंने दिन में सो रहा हूँ तो वो अंदर हार्मोन कोशिश कर रहे हैं मुझे एक्टिव कर रहे हैं। मैं यहाँ लड़ाइयाँ लड़ रहा हूँ सोने की, तो उसकी वजह से होता क्या है, लोग एंटी डिप्रेसेंट या वैलियम्स और इस तरह की नींद की गोलियां खाना शुरू कर देते हैं कि भाई हमें नींद नहीं आ रही। नींद इसलिए नहीं आ रही कि आप जो सर्केडियन रिदम है उसको, उसके खिलाफ चल रहे हैं, नेचर के खिलाफ जा रहे हैं। ये बड़ा कॉमन है, मतलब अगर किसी ने आपका GH एक्टिव देखना है, बेसिकली वो 2 घंटे की डीप स्लीप के बाद बॉडी में एक्टिव होता है। जी जी। आप कहीं टेस्ट कराने जाएं तो तब भी वो, हाँ, वो आपसे घर में आके रात को क्योंकि ब्लड में उस वक्त वो काम कर रहा होता है। तो एक तो ये कि हमने सर्केडियन रिदम को छोड़ दिया। बिल्कुल। नंबर 2, हमारी डाइट अब वो है ही नहीं जो पहले थी। हमारी डाइट में फिर वो एग्री टूरिज्म वाली बात आती है कि जितने भी पेस्टिसाइड वाली चीज़ें हैं, हर किस्म की फसल पे वो लग रही हैं। और फसल भी तो GMO है। फसल के अंदर 2 किस्म की फसल आ रही है, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड है, एक लेकिन देखें बात ये है कि सबसे पहला स्टेप ये है कि आपका जो चीज़ आप खा रहे हैं अगर वो ठीक नहीं है तो उसके इफ़ेक्ट्स हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो आपके इन हार्मोन्स को डिसबैलेंस करते हैं। आपने बहुत सारे लोगों में, मर्दों में, औरतों में देखा होगा कि हार्मोन्स डिसबैलेंस्ड है। वो क्यों है कि आपकी खुराक उन हार्मोन्स को एक्टिवेट नहीं कर रही, आपका लाइफस्टाइल उसमें एक्टिवेट नहीं कर रहा। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड जितने हैं, एक हम बड़ा ओपनली नाम लेते हैं, मैं आज भी लूँगा, मोनसेंटो एक कंपनी है जिसने इस ऊपर ही ऑफिस है। अच्छा, तो खैर मोनसेंटो बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हैं। जेनेटिकली मॉडिफिकेशन ये है कि आप किसी भी गंदम को गंदम से क्रॉस नहीं करेंगे। किससे करेंगे? गंदम को आप कर लेंगे किसी जानवर के साथ, 2 DNAs मिला देंगे। ये कैसे हो सकता है? ये साइंस कर रही है और हो रहा है। इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड, GMO बेसिकली यही है ना। अच्छा। जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स डाल देते हैं इसमें डाल देंगे। एनिमल्स में इसकी, एनिमल्स के कोई कैरेक्टर आप इसमें डाल देंगे, इसके एनिमल में डाल सकते हैं। अच्छा। नेचर से जब भी लड़ेंगे ना आप, ओए हो, बड़ी प्राइस पे करनी। हाँ जी। दूसरा ये कि सबसे बड़ी बात, जो जिस जगह पे है बंदा, वहाँ के जो लोकल फूड्स हैं वो करे, कोशिश करे। आजकल बड़े लोग बाहर से प्लांट्स ला के सर्दी के गर्मी में लगा रहे हैं, गर्मी के सर्दी में लगा रहे हैं। उसके बाद एक और चीज़ हो रही है, आपको अब जो अल्लाह ने निज़ाम पैदा किया ना पौधों का, उनको उस जगह पे उनकी नशोनुमा, ग्रोथ, उनके लिए जो प्रोटेक्शन है अल्लाह ताला की तरफ से, वो उन्हीं एरियाज़ में ही है जी, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा पैदा कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल।
एक ये प्रॉब्लम है कि हम और फिर एक ग्रीन हाउसेस का चक्कर चल पड़ा। जो हम सब्जियां जो हैं सर्दियों में गर्मियों की लगा रहे हैं, गर्मियों में सर्दियों की लगा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। जब ऐसा कुछ भी होता है, अगर आपको सर्दियों में अगर आपको क्यूकम्बर्स खीरे मिलते हैं, कभी मत खाएं, क्योंकि जब आप जाके इसको देखते हैं, अगर आप इवन जेनेटिकली मॉडिफाइड को छोड़ दें, अगर आप इन खीरों को उगते देखते हैं तो ये नेचुरली नहीं उग रहे, आर्टिफिशियल है। अब आर्टिफिशियल पे अटैक होता है कीड़ों का, आर्टिफिशियल पे अटैक होता है बीमारियों का। अच्छा। उसके लिए अब उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर कीड़े और मार दवाइयाँ और पेस्टिसाइड वो इसको जहर कहा जाता है। जब आप दुकान से जाते हैं, यार ये वाला जहर देना, अगर जहर उसके ऊपर लगा है तो डेफिनेटली उसका असर उसके अंदर होगा। इंसान के अंदर एक टेस्ट होता है, उसको कहते हैं, आप ब्लड का टेस्ट कराते हैं, ठीक है। आपके बॉडी के ऑर्गन्स इस चीज़ पे प्रोग्राम्ड है। अगर मेरा लिवर है, उसने वो प्रोग्राम्ड है कि उसने एक चीज़ करनी है, मेरा ब्लड प्योरीफाई करना है। ब्लड को अगर उसने प्योरीफाई, अब ब्लड के साथ कोई और चीज़ें आ रही हैं जिसको लेड कहते हैं, तो वो नहीं करेगा। हाँ जी ठीक है। फिर होगा क्या, लिवर जोर लगाएगा। हाँ। ठीक है। और उसके बाद उसके अंदर कुछ ना कुछ रह जाएगा। किडनीज़ हैं, इन्होंने पानी को ब्लड में से ना वो टॉक्सिन चीज़ें निकालनी होती हैं। टॉक्सिन निकाल के उसको क्लियर करके साफ़ करके। अब किडनीज़ में अगर कुछ भी केमिकल जाएगा तो उसके लिए प्रोग्राम नहीं है, तो वो वहाँ पे पथरी होगी। वहाँ ये पथरी क्या होती है, बेसिकली ये वही स्प्रे हैं जो फसलों पे हुए होते हैं, जो हमारे जिस्म में पढ़ के थोड़ा थोड़ा क्लॉट बन जाता है, क्लॉट बनते हैं। इसके साथ साथ सबसे मतलब इसको, ये है तो लंबी कहानी, लेकिन शॉर्ट करके ये कह सकते हैं कि आपने ऑर्गेनिक फूड पे सर्च करें और मैक्सिमम ऑर्गेनिक फूड खाने की कोशिश करें। और एजिंग कैसे होती है, एजिंग इस तरह होती है कि आपने जो आपका लाइफस्टाइल है उसमें आपने एक्सरसाइज छोड़ दी। एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा क्या करती है कि आपके अंदर हार्मोन्स को ट्रिगर करती है। जब पुराना ज़माना था, आपने कुछ ना कुछ उठा के पानी, कुछ नहीं तो पानी उठा के ला के पानी भरना होता था, पानी को खींचना होता था, ठीक है। हल लगाते थे, ये बहुत काम करते थे। पूरी बॉडी की ये ट्रेनिंग है, जी जी, ठीक है। फिर इसके साथ साथ जो हमारे बुज़ुर्गों की जो ट्रेनिंग्स होती थी, जैसे खुलफाए राशिदीन में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुश्ती की, रेसलिंग की ट्रेनिंग कराई है। हॉर्सेस चलाना, हॉर्स को इस सेल्फ चलाना आपके अंदर सेरोटोनिन का फ्लड करता है। अच्छा। हॉर्स बेसिकली पे जब आप ट्रॉट पे होते हैं तो ये स्कॉटिंग पोजीशन है जी। स्कॉट्स बेसिकली आपके अंदर आपको खुश कर, सेरोटोनिन एक बेसिकली हार्मोन है जो आपको खुशी देता है। अच्छा। तो आप खुश रहते हैं, वाह, एक्टिव रहते हैं। वाकई बड़ा फन होता है हाँ। हॉर्स राइडिंग। और ये चीज़ें अब नहीं रही, तो उसके लिए आपने वो चीज़ें ज़रूर करनी है जो आपको आपके इस जो आपके लाइफस्टाइल को मेंटेन करें और आपकी एजिंग को रोकें। जब आप प्रॉपरली एक्सरसाइज कर रहे हैं, और एक्सरसाइज में एक चीज़ बड़ा ज़रूरी है, अगर आप 50 के हो गए हैं तो अब आपने बॉडी बिल्डर नहीं बनना, लेकिन आपने वेट ट्रेनिंग ज़रूर करनी है। उसकी वजह क्या है कि ये वेट ट्रेनिंग अब आपको आपके घुटने ठीक रखेगी, आपके जॉइंट्स ठीक रखेगी, आपकी हड्डियाँ ठीक रखेगी, आप तंदुरुस्त रहेंगे, फिजिकली फिट रहेंगे। वेट ट्रेनिंग क्या करती है, या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग क्या करती है, ये आपको के अंदर, हमारे अंदर हड्डी है बेसिकली। हड्डी अगर कमज़ोर हो गई तो हमें, और इन्फ्लेमेशन हो गई कहीं पे भी, तो वहाँ पे दर्द होता है। बिल्कुल। हड्डी के अंदर एक बोन डेंसिटी मिनरल होता है, बोन डेंसिटी मिनरल। आपकी जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है, कोई भी वेट ट्रेनिंग है, आपकी मार्शल आर्ट्स है, आपकी किक्स वगैरह हैं, ये बेसिकली आपकी जो बोन डेंसिटी मिनरल है उसको यंग रखता है। वाह। ठीक है। आपने आज किसी लेबॉर्ट्री में जाएं और बोन डेंसिटी मिनरल टेस्ट करवाएं। मैंने कुछ अर्सा, 1 साल इमरान खान के साथ ट्रेनिंग की है शेप्स में। अच्छा। जब वो 2012-13 की बात है, लाहौर में। अच्छा। तो मेरी बड़ी गप लगती थी। इमरान खान को मैं बड़ा आइडियलाइज करता था फिटनेस में। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मैं जाके मैंने अपना बोन डेंसिटी टेस्ट कराया। उस वक्त ही वॉज 59-60 कोई ऐसे कोई एज थी, 61-62। अभी कितने का होगा? अभी तो 70s में है। ओह माय गॉड। या उससे नीचे है, मुझे नहीं पता।
बट उस वक्त की बात है कि उन्होंने जब उनका बोन डेंसिटी टेस्ट हुआ तो ही वॉज 26 ईयर्स ऑफ एज। मतलब जो बॉडी आधी की उम्र। एज है वो 26 साल की है। वाह। क्यों? क्योंकि उसने सारी उम्र रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं छोड़ी, अच्छा अच्छा। उसने जॉगिंग नहीं छोड़ी, उसने वेट ट्रेनिंग नहीं छोड़ी, और बॉडी वेट ट्रेनिंग जो जिससे रेजिस्ट करते हैं वो नहीं छोड़ी। मैंने एक मेरे साथ एक बुज़ुर्ग हैं, मेरे अब्बू के दोस्त ही हैं, डॉक्टर नवाज साहब, उनको ट्रेनिंग शुरू कराई, वेट ट्रेनिंग एट द एज ऑफ 76। उन्होंने उससे पहले कभी वेट ट्रेनिंग नहीं की थी। ठीक है। एट द एज ऑफ 76 मैंने उनको वेट ट्रेनिंग शुरू कराई, और उन्होंने उनको शुगर, ब्लड प्रेशर और कुछ एक कैंसर का भी इशू था। जब कैंसर होता है या इस तरह की कुछ चीज़ होती है तो आप डिप्रेशन मोड में भी होते हैं। एक तो वो खुशी की तरफ चले गए विद इन 10 डेज ऑफ ट्रेनिंग। उनके अंदर जो सेरोटोनिन है और जो बाकी हमारे 4 हार्मोन्स हैं वो नेचुरली ट्रिगर होना शुरू हुए, वो खुश होना शुरू हुए। खुशी से क्या हुआ कि अंदर एक फ़ाइट का जज्बा आया। कैंसर के लिए आपको एक बहुत बड़ी सपोर्ट चाहिए होती है, जब आप इनर मोटिवेशन जब कीटो नहीं सॉरी ये जो इसका टेस्ट जो इसका जो इलाज होता है कीमोथेरेपी अगर आप कीमोथेरेपी में होते हैं तो वो एक बहुत बड़ी फ़ाइट है जो एक कैंसर पेशेंट लड़ रहा होता है। उस दौरान उन्होंने तकरीबन 3 महीने मेरे साथ ट्रेनिंग की। उनका शुगर लेवल ठीक हो गया, एट दी एज जो टाइप 2 डायबिटीज़ में थे वो ठीक हो गए 3 महीने के अंदर। उनका डाइट मैंने टोटली चेंज कर दिया था, और उनका मैंने एक्सरसाइज में एट दी एज ऑफ 74, 75, 76 मैंने उनको वेट ट्रेनिंग शुरू की। और वेट ट्रेनिंग ज़रूरी नहीं आपने 10-10, 20-20 किलो उठाना है, जितना आप उठा सकते हैं उतना आपने उठाना है। लेग्स की सिर्फ बैठ के ये भी ट्रेनिंग रेजिस्टेंस में आती है। हल्का हल्का पाँव में थोड़ा सा वेट रख लें, किलो रख लें। तो इसका एक प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे हार्ड नॉक्स में हम पूरा बना के दे रहे हैं। यहाँ आए एज वाले लोग, आप ये समझें कि 50 के हो गए तो अगर 50 साल में एक दिन भी अगर आपने एक्सरसाइज नहीं की, अब आपका डाउनफॉल बड़ा तेज़ी से है। 25 से 50 डाउनफॉल ज़रा स्लो है, 50 के बाद डाउनफॉल ऐसे है। ठीक। तो अब आपने अपने आप को किसी का मोहताज नहीं करना, और उसके लिए आपने वेट ट्रेनिंग जो है वो नहीं छोड़नी। ठीक है। अच्छा भाई, इसके साथ अगर मुझे ये बताएं कि ऐसी कौन सी फूड्स है जो एंटी एजिंग है? अच्छा, इसमें फूड्स में ये है कि सबसे पहले तो आपने कार्ब्स को छोड़ देना है। जब आप ग्रोइंग एज में हैं तो कार्ब्स आपकी ज़रूरत है। जब आप डिक्लाइनिंग एज में हैं तो अब आप कार्ब्स आपका दुश्मन है। अच्छा। आप वो कार्ब्स जो हैं लिमिटेड फ्रूट से या वेजिटेबल से ले सकते हैं। कार्ब होता क्या, ये भी बता दें। कार्बोहाइड्रेट्स जो बेसिकली आपको रोटी से, चावल से मिलता है। अच्छा। ये वाली चीज़ें जो स्टार्च पैदा करती हैं अंदर, उसको आपने नहीं लेना। ठीक है। कम से कम करें। हमारा एक सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तानी या सब कॉन्टिनेंट में रोटी से सालन लगा के खाई जाती है। कभी भी आपने घर में खाना खाना है तो रोटी पकड़ी और रोटी से सालन लगा के आपको, ऐसे ही करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इस पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा। अच्छा। ये बहुत मुश्किल काम है। गोरे जब होते हैं तो उनका एक प्लेटर होता है जिसके अंदर छोटा सा ब्रेड का पीस होता है और बाकी कहीं ना कुछ चीज़ें बनी होती हैं। हमारे पास भी ऐसा ऑप्शन हम बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। रोटी की तादाद छोटी कर दें, मिनिमम कर दें, कोशिश करें मल्टीग्रेन आटे की तरफ आ जाएं ताकि उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आपको मिल जाएगा। स्टार्च का लेवल बहुत नीचे चला जाता है। ठीक है। और साथ में प्रोटीन अब आपकी ज़रूरत है डेली बेसिस पे। ठीक है। जब आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, लोग बहुत दफ़ा प्रोटीन यूरिक एसिड की वजह से नहीं ले रहे होते। लाइफस्टाइल अच्छा है, यूरिक एसिड ठीक हो जाता है। मैंने 3 महीने में, हमारा एक स्टूडेंट था उसका ठीक किया, यूरिक एसिड का बड़ा हाई लेवल का यूरिक एसिड था उसको। 3 महीने में हमने उसका यूरिक एसिड और ये फैटी लिवर बिल्कुल सीधा कर दिया। 3 महीने की एक्सरसाइज की है, रोटी चावल चीनी छुड़वाई है, और मोरिंगा चिया सीड इसका रेगुलर इस्तेमाल शुरू किया। हाँ, ये एंटी एजिंग है। कोई भी चीज़ जो एल्कलाइन है आपको वो लेनी है, जो आपकी बॉडी बड़ा खुशी से एक्सेप्ट करे। रात के वक्त कोशिश करें कि ये जो सर्केडियन क्लॉक है, दोबारा मैं उसकी तरफ आऊँगा, कि 7 बजे से पहले अंधेरे में खाना ना खाएं। अच्छा। आपने सिर्फ खाना खाना है रोशनी में। अंधेरे में आपने, अब बॉडी ने क्या करना है, आपने सोना है। अगर आप 10 बजे खाना खा रहे हैं और उसके आधे 1 घंटे में सो गए तो अब बॉडी आपकी डाइजेस्ट कर रही है और ख़ुद आप यू आर स्लीपिंग और डाइजेशन ये दोनों एक साथ नहीं होनी चाहिए। आपकी जो मेजर डाइजेशन है वो हो जाए,
तब आप जब सोएंगे तो आपके अंदर जो ग्रोथ हार्मोन है वो बड़ा तेज़ी से काम करेंगे और बड़ा तेज़ी से रिपेयर करेंगे। ट्रू। सारा दिन की जो फटीक है, ग्रोथ हार्मोन आपको, ग्रोथ का मतलब ये है कि ये आपको आपके जो जितने भी ब्रेक डाउन है बॉडी में उसको रिपेयर करें। ठीक है, बिल्कुल सही है। बाबर भाई, अगर हम जापान में देखें तो लोगों की 100 ईयर तो एवरेज एज है लाइफ, ठीक है, और जापान की आबादी तो बाबे ही हैं सारे, मतलब ठीक है, तो वहाँ पे क्या आपको लगता है कि व्हाट्स द रीज़न कि वो लोग इतनी एज है उन लोगों की? देखिए, जापान में, चाइना में, मेरा हांगकांग का एक एक्सपीरियंस है। जब मैं वहाँ गया तो मेरे जो एक कस्टमर था, मैं सी फूड का बिज़नेस करता था, मेरा जो कस्टमर था उसने आगे, उसके सामने एक बाबा जी गुजरे, बिल्कुल ऐसे चल रहे थे बट सामने से गुजरे और पीछे से इतना बड़ा कुछ बैग उठा के उधर गए, फिर वहाँ से वापस आए। यही बंदा मुझे एयरपोर्ट से पिक करके गया था, इसके पास 7 सीरीज़ थी उसने। तो जब मैं उसके पास, मैंने कहा ये कौन है, वो आते जाते इसको कुछ अपनी लैंग्वेज में बोल जाते, तो उसने कहा कि ये मेरे फादर हैं। अच्छा। क्या फादर हैं? तो यार ये तुम क्या काम करा रहे हो उनसे? कहते हैं अगर ये काम नहीं करेंगे तो बैठ जाएंगे और फिर ये कहते हैं कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और मर जाऊंगा। बिल्कुल। मैंने उनसे एज पूछी, वो जो मेरा कस्टमर था वो खुद काफ़ी एजड बंदा था, कोई 60-70s में था। जब मैंने उससे एज पूछी तो वो 105 साल के अंकल थे जो इतनी बोरी उठा के इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। मैंने जो नोट किया, उनके खानों के अंदर ऑयल नहीं है। अच्छा। वो उबली हुई चीज़ें खाते हैं, वो पानी ठंडा नहीं पीते, वो पानी गर्म पीते हैं, नींबू ऑयल। ये सारी चीज़ें अगर आप ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। इसके अलावा वो कोल्ड शावर्स लेते हैं। अच्छा। वो गर्म पानी में नहीं नहाते। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अगर हम अडॉप्ट करें। जापान का जो जापानीज़ फूड जितना भी है उसके अंदर मैंने कार्ब्स बहुत कम या ना होने के बराबर देखा है। सी फूड इन लोगों की मेजर ग़ज़ा है। कुछ सी फूड फ्रेश रखती है। सी फूड बेसिकली आपका ओमेगा 3 है ना, जो आपकी ऑयल में भी होता है, फैटी एसिड हैं, जो मेजर आपकी रिक्वायरमेंट है, हर वही आपका ग्रोथ हार्मोन एक्टिव करती हैं, वही आपका आपकी बॉडी के अंदर रिपेयर का जो पीछे बाइंडिंग फोर्स है वो यही होती है ना। ठीक ठीक। अच्छा बाबर भाई, जो हम लोगों का ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं जिससे अभी आप बात करें, तो एक अगर हम लेना चाहें तो कहाँ से ऑर्डर करें? मतलब बाहर तो मार्केट में नापैद हैं चीज़ें। इसके लिए आपको एग्री टूरिज़म के पेज पे आएँ और आप हमारे फेस्टिवल्स अटेंड करें। हम पाकिस्तान के हर कोने में कर रहे होते हैं। अच्छा। अगर वहाँ से आपको क्या होता है कि अगर स्ट्रॉबेरी का फेस्टिवल है तो स्ट्रॉबेरी के बिल्कुल हम जाके उसके फील्ड्स में जाके ये फेस्टिवल कर रहे होते हैं। मतलब जिस एरिया की जो प्रोडक्ट है उसी एरिया में। हाँ, एग्री टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, ये पेज लाइक करें या मेरा पेज देखें। नहीं तो मल्टीग्रेन आटा जो है मिसाल के तौर पे, उसका तो कोई सीज़न तो नहीं है या कोई इसका रीजन तो नहीं है, वो कहाँ से ऑर्डर करें? मल्टीग्रेन आटा आप नेट पे डालेंगे आपको मिल जाएगा, लेकिन ये कि कोशिश ये करें कि जो भी चीज़ लें उसका सोर्स आपको पता हो। हाँ हाँ। तो आजकल काफ़ी लोग हैं जो मल्टीग्रेन आटा नेट पे आपको अवेलेबल होता है, हाथी प्रोडक्ट्स मैंने देखे थे, मिल रहे होते हैं। हाँ। कोशिश ये करें कि खुद बना लें, कोई तो मुश्किल काम नहीं है, मिक्स करके। हाँ, 4-5 चीज़ें लें, नेट से इसका रेसिपी निकालें। जी। आजकल आपका चैट जीपीटी हाँ। आपका उस्ताद है सबसे ज़्यादा। जी बिल्कुल ठीक और उससे सीख लें। अच्छा बाबर भाई, मेरा लास्ट एक क्वेश्चन है आपसे कि बच्चों में मतलब पेरेंट्स ऐसा क्या करें कि बच्चों को शुरू से ही वो ऐसे किसी ट्रैक पे डाल दें कि एक तो वो बहुत यंग लगे, फ्रेश उनकी स्किन हो, उन लोगों को जो है ना वो एजिंग वाला जो प्रोसेस है वो उनका जो है ना वो स्लो हो जाए और वो अपनी लंबी उम्र हो उनकी। मतलब बच्चों को रोज़ के हिसाब से फ़िज़िकल एक्टिविटी चाहिए। अगर उनकी आपने एजिंग अच्छे, उनकी बेस अच्छी होगी तो आगे तक चलेंगे। मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में मैं जब 12 साल का था तो पहली मैराथन जीता था। 13 माइल्स की मैराथन थी। अच्छा। हाफ मैराथन होती थी उस वक़्त। तो मेरा ख्याल है कि मैं उस वक़्त, और उसके बाद से मैं कुछ वेट ट्रेनिंग में, मैं एथलेटिक्स में था, सारी उम्र स्पोर्ट्स में रहा, मार्शल आर्ट्स में रहा। मुझे ये लगता है कि एज को रोकने के लिए आपको कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसी बच्चों को देनी है जो डेली बेसिस पे हो। ठीक है। जो वो रोज़ कर सकें, चाहे वो फुटबॉल खेल रहे हैं, चाहे वो जिस दिन उन्होंने कुछ फिज़िकल एक्टिविटी नहीं की, समझ लें कि उनका जो आगे बढ़ापा है वो बड़ा मिजरेबल होगा और बहुत जल्दी वो किसी ना किसी बीमारियों में आएंगे। उनको रेगुलरली कोई ना कोई चीज़ दें, फिर कंपटीशन दें। जब वो जीतते हैं ना तो एक उसके लिए एक स्पेशल हार्मोन है अचीवमेंट का। अच्छा। तो वो उनके अंदर रिलीज़ होता है। वाह। तो ये चीज़ उनको दें, उनको किसी ना किसी तरीके से उनको रिवॉर्ड दिया करें
कि वो आपने ये काम किया, बहुत अच्छा किया। ये एक बड़ा एक एक्टिवेट करता है, मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है उनको कि मुझे नया से नया करें, मज़ीद आगे बढ़ें। मेरा ख्याल ये है कि आपको बच्चों को स्पेशली एक हमारे उस्ताद हैं रायद अफजल साहब, उनके पेज पे भी जाएं, बड़ी मज़े की आजकल बातें कर रहे हैं, रायद अफजल RYEDAFZAL। अच्छा, उनका कहना ये है कि आपको 3 किस्म के मुर्शद चाहिए। एक मुर्शद आपको चाहिए जो आपको फिज़िकली आपकी बॉडी पे काम करे, ठीक है, मतलब आप फिज़िकली फिट हो, चाहे वो मार्शल आर्ट्स हो, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग हो, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो रनिंग हो, कुछ भी हो। दूसरा है आपको स्किल्स वाला, जो बंदा पैसा कमा सके। एक मुर्शिद ये वाला रखना है अपना। वाह, तो पैसा होगा तो पैसे से ऑटोमेटिकली खुशी बच्चों को भी आती है, बड़ों को भी आती है। सब बकवास है, पैसे के बगैर कुछ नहीं होता, सब कुछ पैसे से ही होता है भाई। अच्छा, तीसरा चीज़ ये कि आपके जो आपकी रूह पे काम करे, आपके स्पिरिचुअलिटी पे काम करे, आपके अपने रिलीजन पे काम कराए, आपको किसी एक फोर्स से जोड़े जो जिसने आपको पैदा किया। तो ये 3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। रायद अफजल के पेज पे ज़रूर जाके ये चेक करें। वाह वाह, रायद भाई तो भाई उस्तादों के उस्ताद हैं माशाल्लाह से, और बिल्कुल जी उनकी बात से बड़ा सीखने को मिलता है। मेरे ख्याल से जो रायद भाई जैसे भी उस्ताद होना, मतलब वो भी ये मेरे ख्याल से चौथा जो है वो भी होना चाहिए कि रायद भाई को अपने उस्ताद बना लो। एनीवेज़, ये होगी कुछ टिप बाबर भाई की तरफ से, और मेरा ख्याल है कि एक बड़ी ही हेल्दी और प्रोडक्टिव डिस्कशन रही। मेरे ख्याल से हम इस सेशन को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे, एक पूरा एपिसोड भी करेंगे MMA के ऊपर बाबर भाई के साथ, और उसके साथ साथ एग्री टूरिज़म के ऊपर भी करेंगे। बस यही है कि मैं तो कंसर्न हूँ कि हमारी आने वाली जनरेशन जो है उसके लिए क्या किया जाए। मेरा जो इस वक्त स्पेशलिटी है वो हम मिक्स मार्शल आर्ट्स में लाएँ, हम उनको कंपटीशन करेंगे। हम MMA यूथ स्टार्ट कर रहे हैं, अच्छा, जिसमें छोटे बच्चों को MMA बड़ा सेफ़ तरीके से हम सिखाएंगे भी, और उनको, और मिक्स मार्शल आर्ट सबसे ज़्यादा किसी भी मार्शल आर्ट से सबसे ज़्यादा आपको सेल्फ़ डिफेंस सिखाती है। अगर आप बच्चों में ये सेल्फ़ डिफेंस लेके आ जाए ना, तो वो हर चीज़ में कामयाब होते हैं। वाह, आगे जाके उनको कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगती। फिर हार जीत जो है ना, अभी से उनको सिखा देते हैं आप, तो हारना सीखते हैं, जीतना सीखते हैं। जीत के ज़्यादा चौड़े नहीं होते, हार के दोबारा ट्राई करने के लिए भागते हैं, उससे अपना बिल्कुल डिसहार्ट नहीं होते। तो ये चीज़ें आपको हार जीत उनको जल्दी से शुरू से सिखा दें, और कोई स्किल होगी तो वो उनके काम भी आएगी सारी। बिल्कुल, साथ साथ स्किल भी ज़रूर सीखें। तो दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। आई थिंक आपको आज की एपिसोड अच्छी लगी होगी, और काफ़ी सारे आपके क्वेश्चंस भी हैं, वो हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर उनको आंसर करेंगे। आई होप आपको आज का एपिसोड बड़ा अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाबर भाई, आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। थैंक यू वजाहत। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।